जय हिंद एवरीवन। कल हमने अपने इस YouTube के माध्यम से हमने एक पहला वीडियो पहुंचाया था जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर में अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को पढ़ा, इसके बाद हमने उस पर देखा क्रस्ट मेंटल कोर क्या होते हैं, और इसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा और रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज के बारे में। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं और बेसिकली बात करूं एनडी और सीडीएस की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है जो यूपीएससी हमेशा से रिपीटेटिव देता रहता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करूं वॉल्केनोज की, तो वॉल्केनो क्या होते हैं? वॉल्केनो का अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर वॉल्केनोज को डिफरेंट उसमें डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। शुरुआत करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो पहला बेल्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज क्या और कहां कैसे वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये सब प्लेट टेक्टोनिक प्लेसेस, ये सब किसके कारण होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू होता है। जो हमारी सिस्मिक प्लेट्स होती हैं, जो हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स बनी हुई हैं, इसके कारण, इसके मूवमेंट के कारण हमारा अर्थक्वेक भी आता है और वॉल्केनो का भी उसी के कारण फॉर्मेशन होता है। तो अगर पहली बात करूं तो सबसे पहला जिसमें बेल्ट बनेगा वो है सर्कम। इस बेल्ट की अगर मैं बात करूं ये किस एरिया पे मिलेगा, तो आपको इसका फॉर्मेशन कहां हुआ है? जब आपने प्लेट्स और माइनर प्लेट्स पढ़ाई थी, उस पर मैंने बोला था पैसिफिक प्लेट जब अमेरिकन प्लेट और एशियाटिक प्लेट से टकराती है। क्या बोला मैंने? जब पैसिफिक प्लेट आपकी अमेरिकन प्लेट और एशियाटिक प्लेट से टकराती है तो फॉर्मेशन होता है एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट का। और ये बेल्ट ऐसा है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बेल्ट है, क्योंकि क्या होता है, इसको फायर ग्रिडल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, या तो फायर रिंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। ये एक ऐसी अनस्टेबल प्लेट है जो क्या करती है, हमेशा मूवमेंट में रहती है, और इसके कारण क्या होता है, इसके नीचे वॉल्केनिक इरप्शन और इसी जगह पे सिस्मिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पढ़ते क्या लिखा हुआ है? इट इंक्लूड द वॉल्केनोज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशियन। एज मेंशन्ड अर्लियर कि पैसिफिक ओशियन जो है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में आपको ये देखने मिलेगा। इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ द फायर भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर क्या बोलता है कि रिंग ऑफ द फायर आपको कहां देखने मिलता है, ये कौन से बेल्ट में देखने मिलता है? तो बेल्ट कौन सा है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट है। इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन भी कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द हाई वॉल्केनोस या मोस्ट ऑफ द हाई वॉल्केनिक कोन्स जो है हमारे पास, या वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं, वो आपको इसी एरियाज में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोटोपॉक्सी आपको मिलेगा, एंडीज माउंटेन मिलेगा। तो ये सब माउंटेन जो है ना, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है ना, आपको हाईएस्ट वॉल्केनिक जो पीक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बेल्ट की बात करते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहां देखने मिलेगा, तो आप देखो, आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, जो मैं बताया था पहले, ये बड़ी प्लेट है, ये अपनी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और बीच में अपनी पैसिफिक प्लेट है, यहां पे ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां पे जो पूरा बेल्ट बनता है, इस बेल्ट को हम कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो पूरा है ना, इसको हम कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और ये एक ऐसा इलाका आपको देखने मिलेगा कि ज्यादातर वॉल्केनिक एक्टिविटीज फिलीपींस में देखने मिली हैं। आपको सिस्मिक एक्टिविटीज भी फिलीपींस देख लो, आप जापान देख लो, आप इसके नदर्न प्लेट्स में देख लो, या नदर्न बाउंड्री में देख लो, नदर्न बोल रहा हूं, वेस्टर्न बाउंड्री में देख लो, तो यहां सब आपको ज्यादातर वॉल्केनिक एक्टिविटीज और सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो दूसरा आता है, यहां पे एक आते हैं मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक जोन बनता है। अब ये जो मिड कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक जोन है ना, वो आपका मेडिटेरियन सी के आसपास बनता है। ठीक है, जहां पे यूरेशियन प्लेट आपकी अफ्रीकन प्लेट से टकराती है, और छोटी छोटी वहां पे अरेबियन प्लेट भी आपको देखने मिलेगा, अरेबियन पेनिनसुला जो मैंने कल बताया था। तो इन सब के बीच में भी एक वॉल्केनिक जोन बनता है, जिसको हम कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये कहां मिलता है? इट इंक्लूड्स वॉल्केनोज ऑफ द अल्पाइन माउंटेन्स। अल्पाइन माउंटेन्स क्या आते हैं? ठीक है, एंड द मेडिटेरियन सी के वॉल्केनोज आते हैं। अगर मैं बात करूं, वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉज्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस एंड द कोलिजन ऑफ द यूरेशियन प्लेट्स एंड अफ्रीकन प्लेट्स एंड इंडियन प्लेट्स। ये तीन प्लेट्स के कोलिजन के कारण इसका फॉर्मेशन होता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का। पहला जो प्लेट बना वो प्लेट कौन सी है भैया? यूरेशियन प्लेट, जो ऊपर से आ रही है, यूरेशियन प्लेट। दूसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट, ये भी एक मेजर प्लेट है। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो ये है यूरेशियन प्लेट,
ये है अफ्रीकन प्लेट नीचे वाली, और यहां पे अरेबियन प्लेट है और यहां पे इंडियन प्लेट। तो इसके बीच में ये जो वॉल्केनिक ये जो जोन बना हुआ है, ये वॉल्केनिक जो बेल्ट है, यही है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्या हो रहा है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ये, ठीक है। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हमने देखा। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हमने क्या देखा? इसका फॉर्मेशन दो कॉन्टिनेंट के बीच में होता है, दो प्लेट्स होती हैं। पहली प्लेट हमने कौन सी देखी थी? कौन सी पहली प्लेट? यूरेशियन प्लेट, और नीचे से अफ्रीकन प्लेट आई। इसके बीच में जो बेल्ट बना, जो वॉल्केनिक बेल्ट बना, उसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कह देते हैं। जो नेक्स्ट बेल्ट है वो हमारे पास है मिड अटलांटिक बेल्ट। ये अटलांटिक के बीच में एक बेल्ट बना हुआ है, उसको कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट। अगर मैं बात करूं इसमें वॉल्केनोज आपको कहां देखने मिलेंगे? जो मिड अटलांटिक रिज है। अब आपने जब अपना एटलस देखा होगा तो यहाँ पे एक रिज देखने को मिलेगी, यहाँ पे माउंटेन चेन है बीच में, इसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। और इस रीजन में भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं जो वाटर के नीचे ही होती हैं, ठीक है। आपको पता है जितने वाटर के बाहर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, कई माउंटेन्स ऐसे हैं जो वाटर के नीचे हैं आज भी, ठीक है, और उनमें भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। अब होता क्या है कि उसमें से जो लावा या उसमें से जो लावा बाहर निकलता है ना, वो बाहर आके पानी में क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। और कई बार आप देखोगे एक ही जगह पे बार बार अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और बार बार पे लावा निकल रहा है, तो कई जगह पे हमें वॉल्केनिक आइलैंड भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब उसका क्या होगा? बार बार बाहर निकलने के कारण उसमें एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम है मिड अटलांटिक रिज। अब आगे चलते हैं। हमारा जो सब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन। इरप्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो जो सबसे पहला वॉल्केनो आता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। क्या कहते हैं उसको हम? एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंट इरप्शन देखने मिलेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको उसमें फ्रीक्वेंट इरप्शन देखने मिलेगा। ऐसे वॉल्केनोज को हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। अगर ये वॉल्केनोज आपको देखना है तो आप कहां चले जाओ? जो हमारे रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन है ना, वहां चले जाओ, आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरा है वो है माउंट स्ट्रम्बली। इसका एग्जांपल है एक माउंट स्ट्रम्बली, जिसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर है जो आपके पेपर में आया हुआ, ठीक है। इसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो वॉल्केनो है, दूसरा जो हमारा जोन है या वॉल्केनोज है, उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट वॉल्केनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मेंट वॉल्केनोज। अभी जो डॉर्मेंट वॉल्केनोज होते हैं ये इनएक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनएक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। मतलब काफी समय से ये इनएक्टिव है, लेकिन अगर एक बार इनमें पानी का बूंद चला गया, ये पानी चला गया, तो ये क्या हो जाएंगे? कभी भी फट सकते हैं, कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और कभी भी फट सकते हैं। वंस दीज वॉल्केनोज आर एक्टिवेटेड दे विल क्रिएट अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बहुत लॉस करता है। तो पहले तो अभी तो इनएक्टिव है, लेकिन बट कैन इरप्ट इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में ये इरप्ट हो सकते हैं। ऐसे वॉल्केनो को हम कहते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। इसका एग्जांपल आपको देखना है तो माउंट किलिमंजारो आपको देखना है, तंजानिया में चले जाओ, वो आपको डॉर्मेंट का एग्जांपल मिल जाएगा। इंडिया में भी नारकंडम आइलैंड जो है ना अपना, जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो भी डॉर्मेंट वॉल्केनो है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जिसने अपना पेट पूरा खाली कर दिया है। मतलब इसका जो वेंट है ना या मैग्मा चैम्बर है, पूरा खाली हो चुका है। यहां पे इरप्शन जितना था इसने कर दिया है, ठीक है। और ये काफी समय से अब क्या है? इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव है। ऐसे वॉल्केनोज को इनएक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। आपको अफ्रीका में जाओ और माउंट केन्या चले जाओ, वहां पे आपको देखने मिल जाएगा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, अब देखते हैं इसके बेसिस में कि वॉल्केनोज के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वॉल्केनो होता है उसको हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनो। क्या कहते हैं? शील्ड वॉल्केनो। ये जो वॉल्केनो होते हैं इनका जो लावा निकल के आता है अंदर से, जो मैग्मा से जो लावा निकल के आता है बाहर, वो जो लावा होता है वो थोड़ा विस्कस नेचर में होता है। किस नेचर में होता है? विस्कस नेचर में। और फ्लो होने के कारण क्या बनाता है? शील्ड सा फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? शील्ड का फॉर्मेशन करता है। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नॉर्मली ये ऐसा इतना ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन इतनी ज्यादा रेट में नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर इसमें वाटर की क्वांटिटी इसके वेंट में चली जाए तो फिर इसका जो इरप्शन होता है मोस्ट वायलेंट होता है। वायलेंट इरप्शन करते हैं फिर ये, ठीक है। मतलब फूट के निकलते हैं, जैसे अनारदाना आपको होता है ना, उस केसेस में फिर ऐसे निकलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं शील्ड वॉल्केनोज की, तो शील्ड वॉल्केनो में आप क्या इंक्लूड करोगे? तो हवाईयन जो वॉल्केनोज हैं सभी शील्ड वॉल्केनो में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। नॉर्मली दीज वॉल्केनोज आर प्रिमिलरली मेड ऑफ बेसाल्ट। कैसे मिलके बने होते हैं? बेसाल्ट से मिलके बने होते हैं। और दूसरी बात,
अ फ्लूइड टाइप लावा टाइप मेकिंग देम नॉट स्टीप, मतलब ये ऐसे स्टीप नहीं है। कैसे हैं? ये थोड़ा सा शील्ड की तरह बने हुए हैं। कैसे बने हैं? थोड़ा सा शील्ड की तरह बने हुए हैं, स्टीप नहीं होते। नेक्स्ट, दे बिकम्स एक्सप्लोजिव इफ वाटर इंटर्स द वेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला, अब वेंट क्या होता है? वेंट आपकी जो ओपनिंग होती है, ये जो पार्ट है ना, अगर इसमें वाटर चला गया, क्या चला गया? वाटर चला गया यहां से अंदर, तो ये क्या बन जाएंगे भैया? ये एक्सप्लोजिव हो जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होते हैं? लो एक्सप्लोजिव होते हैं, ज्यादा एक्सप्लोजिव अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है। द लावा फ्लोज इन अ फाउंटेन क्रिएटिंग अ कोन एंड अ सिंडर कोन एट द वेंट स्टॉप। अब जो लावा निकलता है फाउंटेन की तरफ निकलता है, फाउंटेन की तरह निकलता है, जिसके कारण फॉर्मेशन किसका होता है? कोन का या सिंडर कोन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको शील्ड वॉल्केनो समझ में आया होगा। मैंने शील्ड वॉल्केनो में क्या बताया कि ज्यादा स्टीप नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा इरप्टिव नहीं होते हैं, वायलेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनके वेंट में पानी चला गया तो वायलेंट होंगे। इनका जो 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 फ्लो ऑफ वाटर होता है, अगर सॉरी फ्लो ऑफ जो लावा होता है, ये जब निकलता है फाउंटेन की तरह निकलता है और फॉर्मेशन कोन और सिंडर कोन का करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हवाईयन में, तो हवाईयन में जो वॉल्केनोज मिलेंगे वो वॉल्केनोज इसी कैटेगरी में आते हैं, शील्ड वॉल्केनो की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो हमारा है उसका नाम है क्या? कंपोजिट वॉल्केनो। अब ये जो कंपोजिट वॉल्केनो होता है ना, बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं, क्योंकि जो इसका लावा होता है ये थोड़ा सा क्या होता है? विस्कस नेचर में होता है, ज्यादा विस्कस होता है, जिसके कारण जो लावा ऊपर निकलता है ना, वो आके वहीं डिपॉजिट होता रहता है, उसके ऊपर वाले एरिया में डिपॉजिट होता रहता है, और इसके कारण फॉर्मेशन ये पहाड़ का होता है, चोटी की तरह फॉर्मेशन होता है। सपोज लावा यहां से निकला, बाहर आया, मैग्मा बाहर आएगा तो लावा बन जाएगा। अब ये निकला और यहीं डिपॉजिट होता गया, तो ये चोटी का फॉर्मेशन कर देगा और एक खड़ी चोटियां बनाता है, कंपोजिट वॉल्केनोस। इसी को हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। पढ़ लेते क्या? दीज वॉल्केनोस इरप्ट विद द थिकर एंड लेस हॉट लावा कंपेयर टू बेसाल्ट। अब देखो दो चीज है, फ्लो ऑफ बेसाल्ट कब होगा? जब उसमें क्या होगा? थिकनेस होगी। ठीक है। अगर देखो, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब फ्लो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें हुआ ऐसा कि इसके जो है, इसमें जो लावा निकला, पहली बात तो थिकर था और दूसरी बात कम हॉट था। मतलब हुआ ऐसा कि जब बाहर निकला तो जल्दी ठंडा हो गया, और ठंडा होगा मतलब वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वॉल्केनो में, है ना। तो जो सेकंड है कंपोजिट वॉल्केनो, वो ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं, दे फ्रीक्वेंटली कॉज एक्सप्लोजिव इरप्शन, इसमें एक्सप्लोजिव इरप्शन होते रहते हैं। और जो तीसरी बात मैंने बताई, असाइड फ्रॉम द लावा सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ एस एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स आर रिलीज एंड फॉल टू द ग्राउंड। इसमें लावा के साथ बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी निकलते हैं, जो उससे निकल के ग्राउंड पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होती है? इनकी हाइट्स बढ़ती रहती है बार बार। ठीक है। ऐसे वॉल्केनोज को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट था इस वॉल्केनो को लेके, वो यही लिखा हुआ है कि मटेरियल गैदर्स नियर द ओपनिंग। ये वेंट के पास ही मटेरियल गैदर होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? फॉर्मिंग अ लेयर दैट गिव वॉल्केनोज अ कंपोजिट अपीयरेंस। इसके कारण वॉल्केनो में कैसा अपीयरेंस होता है? कंपोजिट अपीयरेंस होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वॉल्केनो आ रहा है, उस वॉल्केनो का नाम है कॉल्डेरा। कॉल्डेराज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज। अगर आपके पेपर में पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज, तो आप बोलेगे कॉल्डेरा होता है। हुआ क्या? कॉल्डेरा ये भी एक माउंटेन की तरह रहा होगा, लेकिन हुआ क्या? कभी इतना वॉयलेंट एक्सप्लोजन हुआ कि ऊपर की जो धरती थी, मैग्मा बाहर निकलने की वजह जो ऊपर की धरती थी उसको सबको नीचे गिरा ले गई। इतना एक्सप्लोसिव वॉल्केनो था, इतना वॉयलेंट एक्सप्लोजन था, जिसके कारण इसमें क्या हुआ? वॉल्केनो नीचे, या वॉल्केनो जो ऊपर वाला पार्ट था नीचे ही धस गया, और इसी को हम कहते हैं कॉल्डेरा वॉल्केनोस। कौन सा वॉल्केनोस कहते हैं? कॉल्डेरास कहते हैं। कॉल्डेरा लेक भी मैंने पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है। क्या बोला मैंने? दीज आर द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। सबसे पावरफुल टाइप ऑफ वॉल्केनोज है, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरी बात, दे इरप्ट विथ सच फोर्स दैट दे इम्प्लोड रेदर देन फॉर्मिंग टॉल पीक्स। इन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ, इतना या इतना वॉयलेंट एक्सप्लोजन हुआ कि ये इम्प्लोड कर गए। ये टॉल पीक्स का फॉर्मेशन नहीं किए, इसमें गड्ढा बन गया। क्या बन गया? इसमें गड्ढा बन गया। ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनोज क्या है? कॉल्डेराज है। द रिजल्ट संकन एरियाज आर नोन एज कॉल्डेराज। ये जो संकन एरियाज है, जो नीचे का एरिया है, इसी को हम कॉल्डेरा कहते हैं। और जब इसमें पानी भर गया तो बन गया कॉल्डेरा लेक। क्या बन गया? ये कॉल्डेरा लेक बन गया। ठीक है, समझ में आया? The intensity of their eruptions suggests that the magma reservoir supplying the molten rock is both massive and nearby. इसमें जो मोल्टन जो मैग्मा निकला है वो बड़ा मैसिव था, और यहीं पे जो डिपोजिशन हुआ इसके आसपास में इसका डिपोजिशन हो गया।
ठीक है, तो तीसरा जो हमारा हुआ वो क्या बना, कॉल्डेरा बना। अब चौथा हमारा फ्लड बेसाल्ट। अगर मैं फ्लड बेसाल्ट की बात करूं तो जो इसका ये इस टाइप के जो वॉल्केनोज होते हैं ना, इसमें जो फ्लो ऑफ हमारा लावा होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब विस्कोसिटी बहुत कम होती है पहली बात तो। अगर मैं बात करूं पूरे अपने डेक्कन प्लेट्यू में चले जाओ और पूरा डेक्कन ट्रैप देखो, वो पूरे इलाके में आपको उस पूरे इलाके का फॉर्मेशन ही इस तरीके का वॉल्केनो के कारण हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला, वॉल्केनोज रिलीज फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कवरिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। अब देखो इसमें हुआ क्या, इरप्शन हुआ यहां से और ये फ्लो होने लगा, क्या हुआ, फ्लो हुआ और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया। अब समझो जब बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया तो एक पूरा, आप समझो इसी के कारण क्या हुआ, हमें पूरे डेक्कन प्लेट्यू में ना हमको क्या देखने मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, सम फ्लोज कैन रीच ओवर 50 किलोमीटर्स इन थिकनेस एंड एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, और नीचे जो बोला मैंने, डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये क्या है, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू के जो फ्लड महाराष्ट्र प्लेट्यू बना हुआ है ना, वो पूरा प्लेट्यू हमारे फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंस में आता है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मिड ओशनिक रिज की बात करते हैं। देखो मिड ओशनिक रिज क्या है, तो ये इसको थोड़ा ब्रीफ मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन होता क्या है इसमें। अब देखो अगर आपको बोले कि हमारा मैग्मा का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्मा का फॉर्मेशन कहां होता है, एस्थेनोस्फीयर में होता है। कहां होता है, एस्थेनोस्फीयर में। पूछ सकता है कि भैया अर्थ में मैग्मा का फॉर्मेशन कहां होता है, आपको बताना होगा एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मिड ओशनिक रिज क्या होता है, सो दीज वॉल्केनोज आर फाउंड इन द ओशंस, मोस्टली ओशंस में मिलते हैं। आपको अटलांटिक ओशन में चले जाओ, आपको मिड ओशनिक रिज देखने को मिलेगी, आप अपने उसमें मैप में देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ लॉन्ग सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिज ओवर द 70,000 किलोमीटर इन स्प्रेडिंग अक्रॉस द ऑल ओशनिक बेसिन। जितना भी ओशन फ्लोर है उसके अक्रॉस आप देखोगे तो लगभग 70,000 किलोमीटर का आपको ये पूरा रिज देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, एक पूरा रिज सा बना हुआ है। ठीक है, एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द रिज ऑफन सीज एज अ वॉल्केनिक इरप्शन। तो इसका जो ये जो रिज है, इसका जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब समझो, मान लो कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ पार्ट हमारा बाहर निकल आया है ना, आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ, तो समझो ये बीच में था, यहाँ पे इरप्शन, फ्रीक्वेंट इरप्शन हुआ और ये पानी का लेवल था, तो जमा हो होके पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएगा। क्लियर है, तो ये थे हमारे 5 तरीके के वॉल्केनोस। ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारे पास है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। हमने अभी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स तो देख लिए, बाहर जो लावा ने हमारा मैग्मा और लावा जो निकला वॉल्केनोस से, उससे हमने बाहर के जो स्ट्रक्चर बन रहे थे हमने देख लिया। हमने सील्ड वॉल्केनो देख लिया। शील्ड वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज थे जिसकी विस्कोसिटी कम थी, जिसके कारण क्या था, उसमें फ्लो हो रहा था और शील्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरी बात हमने देखा ये ज्यादा वायलेंट नहीं होते हैं। तीसरी बात हमने क्या देखा, अगर इसमें पानी चला जाए इसके वेंट में तो वायलेंट हो भी जाते हैं। ठीक है, चौथा हमने देखा अगर फिलीपींस चले जाओ, हवाईयन आइलैंड के साइड चले जाओ, तो वहां पे ये ज्यादातर ये आपको शील्ड वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी बात हमने क्या देखी, दूसरा जो वॉल्केनो था कंपोजिट वॉल्केनो देखा। क्या देखा हमने, और ये वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज हैं जिसमें क्या होता है, इसमें जो लावा होता है इतना गर्म नहीं होता है, और दूसरी बात इसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जैसे ही इसका इरप्शन होता है, इसका जो मटेरियल आया वो ऊपर ही चोटी पे जाके जमा होता चला गया और एक फॉर्मेशन कंपोजिट सा फॉर्मेशन कर लिया, और ऐसे वॉल्केनो को कंपोजिट वॉल्केनो कर देते हैं। तो अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखनी है ना आपको, वो कंपोजिट वॉल्केनो देखने को मिलेगी। इसको हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो वॉल्केनो हमने देखा वो कौन सा देखा भैया, तो थर्ड वॉल्केनो हमने देखा है कौन सा था, कॉल्डेरा था। अब कॉल्डेरा कैसा वॉल्केनो था, तो कॉल्डेरा ऐसा वॉल्केनो है जिसमें इसका इरप्शन इतना है, ये इतना पावरफुल वॉल्केनो है कि इसने इरप्शन किया और बाहर ना निकालते हुए उसको ऊपर वाली जो जमीन थी उसको नीचे धंसा दिया, जिसके कारण एक लेक सा फॉर्मेशन हो गया। जब इसमें पानी भर गया तो इसमें लेक सा फॉर्मेशन हो गया। वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट वॉल्केनोज आर कॉल्डेरा वॉल्केनोज। नेक्स्ट हमने देखा जो चौथा वॉल्केनो था फ्लड बेसाल्टिक। फ्लड बेसाल्टिक में हमने क्या देखा, इसमें जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड था या फ्लड की जो विस्कोसिटी थी बहुत ज्यादा थी। क्या थी, ये बड़े एरिया में स्प्रेड हो गया। जब ये ठंडा होगा वहां पे सॉइल बनेगी, और सॉइल कौन सी बनी, ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र में हमने ये देखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास बना
नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वॉल्केनो था मिड ओशनिक रिज, हमने देखा रिज क्या होते हैं, पानी के नीचे मिलते हैं और बार बार इरप्शन होने के कारण क्या होता है, कभी कभी हम ये बाहर निकल के आते हैं और आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गए 5 तरीके के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो बाहर बनते हैं। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो वॉल्केनो के अंदर बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि वॉल्केनो का पूरा पार्ट सब बाहर आ गया है, कुछ पार्ट तो अंदर भी है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स जो वॉल्केनो के अंदर ही बने हैं या वॉल्केनिक स्ट्रक्चर के अंदर ही बन गए हैं, इनको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो जो पहला लैंडफॉर्म है, देखो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में आपको 4 या 5 हमको क्या मिलेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, जिसमें सबसे पहला लैंडफॉर्म मिलेगा बैथोलिथ। ये बैथोलिथ क्या होता है भैया? ये मैग्मा चेंबर में आपको देखने मिलेगा। कहां मिलेगा? मैग्मा चेंबर में, जहां पे जो आपका मैग्मा था वो नीचे ही कूल डाउन हो गया। देखिए अभी तक मैं बात लावा की कर रहा था, लावा का फ्लो, लावा का विस्कोसिटी सब लावा बोल रहा था, लेकिन अब मैं कहां की बात कर रहा हूं? मैग्मा की। मैग्मा मतलब ऐसा पार्ट जो कि वॉल्केनिक इवेंट के अंदर ही हो रहा है, जो वॉल्केनिक पहाड़ है उसके अंदर ही जो पार्ट हो रहा है वो है सब क्या? इंट्रूसिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है? ये मैग्मा चैम्बर में देखने मिलता है। जब आपका कोई, जैसे मान लो जो मैग्मा है वो नीचे ही ठंडा हो गया है, तो फॉर्मेशन किसका हुआ है? बैथोलिथ का। और इसका अगर स्ट्रक्चर बोले तो डोम शेप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? डोम शेप का। ठीक है, दूसरा देखना, दूसरा हमको मिलता है लैकोलिथ। ये जो लैकोलिथ होता है ना, लैकोलिथ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो डोम और मशरूम शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है? मशरूम शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आप देखो यहां पे मशरूम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मशरूम शेप का स्ट्रक्चर, और ये नीचे एक पाइप से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? एक पाइप से कनेक्टेड रहता है। इसको भी कह सकते हैं सिंगल डोम बनाता है, या मशरूम शेप का ये भी स्ट्रक्चर बनाता है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं लैपोलिथ। अब जो लैपोलिथ है शॉसर शेप्ड होता है। चम्मच दिख रहा है, जैसे चम्मच होता है हमारा, वैसा है लैपोलिथ का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इंट्रूसिव स्ट्रक्चर है और अंदर ही वॉल्केनो को बनता है। लैपोलिथ चम्मच की तरह बनता है, ठीक है, सॉसर की तरह अपना बनता है। नेक्स्ट हमारे होते हैं सिल्स। अभी जो सिल होते हैं ना, अगर हमारे वॉल्केनो का कहीं पे हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन हो गया है, क्या हो गया है? हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन, तो इसके कारण फॉर्मेशन हुआ। अब देखो मैं सब बात अभी कहां कर रहा हूं? अंदर बात कर रहा हूं, जमीन के अंदर है, बाहर नहीं आए। जमीन के अंदर ही जब हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन देखने मिलता है हमें, उससे हम कहते हैं सिल्स। अब सिल्स और सीट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो शिल क्या है? जो ज्यादा थिकर डिपोजिशन है, और शीट्स क्या है? जो पतला पतला डिपोजिशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास डाइक्स। डाइक्स इसमें डाइक मेंशन है। जो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है, क्या सॉरी वर्टिकल जो डिपोजिशन आपको देखने मिलेगा वो हमारे डाइक्स होते हैं। ये देखो वर्टिकल डिपोजिशन है, ये वर्टिकल डिपोजिशन है, ये वर्टिकल डिपोजिशन है। जो वर्टिकल डिपोजिशन हो गया है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? डाइक्स कह देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने तरीके के इंट्रूसिव स्ट्रक्चर बताए। सबसे पहले शुरुआत किया बैथोलिथ से। बैथोलिथ क्या होते हैं? मैग्मा चेंबर में मिलते हैं। जो कूल डाउन मैग्मा होता है, इसके कारण फॉर्मेशन होता है बैथोलिथ का। अगर मैं बैथोलिथ की फर्दर बात करूं तो ये डोम शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद हमने दूसरी बात करी लैकोलिथ की। लैकोलिथ क्या होते हैं? तो लैकोलिथ ऐसे होते हैं जो मशरूम शेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मशरूम की तरह शेप बनाते हैं, और एक कनेक्टेड रहते हैं एक पाइप के थ्रू नीचे चैम्बर से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने बात करी लोपोलिथ। किसकी बात करी? लैपोलिथ की। अभी जो लैपोलिथ होता है ये क्या होता है? तो सॉसर शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, इसको कहते हैं लैपोलिथ्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास सिल्स। सिल्स क्या होते हैं? जब हमारे मैग्मा का हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन हुआ है। कैसा डिपोजिशन हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन हुआ है। इससे हमारा फॉर्मेशन किसका हो गया? सिल्स का। और नेक्स्ट हुआ डाइक। तो डाइक्स क्या होते हैं? जब हमारे इसी मैग्मा का वर्टिकल डिपोजिशन हो गया है, तो फॉर्मेशन हो गया डाइक का। किसका फॉर्मेशन हो गया है? डाइक्स का। तो यही हमारे इंट्रूसिव स्ट्रक्चर है। बस इसी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? ये मैग्मेटिक मटेरियल है। मैग्मेटिक, अब हम सब बात मैग्मा में करेंगे क्योंकि हम वेंट के अंदर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये मैग्मेटिक मटेरियल है दैट कूल्स इन द क्रस्ट फॉर्मिंग लार्ज डोम्स, जिसके कारण क्या फॉर्मेशन होता है? बड़े बड़े डोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे अगर मैं बात करूं, दीज डोम्स अपीयर आफ्टर denudation process remove overlying material and batholiths are cooled portion of magma chamber। मैंने जो पहले ही बोला था, batholiths क्या है? cooled portion of magma chamber। तो magma chamber के cooled portion क्या होते हैं? batholiths होते हैं। क्लियर है? हमने batholith के बारे में देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो हमने क्या देखा कि मैग्मा चैम्बर में फॉर्मेशन होता है बैथोलिथ का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, उसको कहते हैं लैकोलिथ।
जो लैकोलिथ होते हैं ये क्या होते हैं भैया? तो लैकोलिथ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मशरूम शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मशरूम शेप्ड का, जैसे मैंने पहले ही बताया। क्या होता है? दीज आर द लार्ज डोम शेप्ड। कैसे होते हैं? बड़े बड़े से डोम की तरह बनते हैं। ये इंट्रूसिव बॉडीज होती हैं विद द लेवल बेस। इसका बेस क्या होता है? लेवल्ड बेस होता है, ठीक है, क्लियर्ड बेस होता है। एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट रिजेंबल कंपोजिट वॉल्केनोस डोम्स। और कैसे समझ में आता है कि भैया जैसे कंपोजिट वॉल्केनो की तरह बना हुआ है, लेकिन ये अंदर बनते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हो गया हमारे, क्या हो गए? ये लैकोलिथ हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस। इनके पास एक लोकलाइज्ड वे ऑफ लावा होता है जो कहां पर अपना एक रास्ता बना लेता है सरफेस तक आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या है? लेपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स। अगर मैं बात करूं लेपोलिथ्स की, अच्छा इसमें पहले फैकोलिथ लिखा है, देखो फैकोलिथ्स क्या होते हैं। देखो लेपोलिथ्स मैंने पहले आपको बताया ये सॉशर शेप्ड के होते हैं, ऐसे करके इसके चम्मच की तरह बना होता है इसका स्ट्रक्चर। ये होते हैं हमारे पास लेपोलिथ्स। नेक्स्ट हमारे पास फैकोलिथ्स क्या होता है? फैकोलिथ्स आपको एंटीक्लाइनर एंड सिंक्लाइनर वे में ऐसे दिखने मिलेंगी। इसकी शीट्स ऐसे ऐसे दिखने मिलेगी आपको, अंदर ऐसा ऐसा ऊपर नीचे चल रहा होगा, ये हमारे फैकोलिथ्स है, ठीक है। यही लिखा होगा, फैकोलिथ्स आर द मैग्मा चैम्बर्स व्हिच आर लेटर डेवलप्ड एज अ बैथोलिथ। देखा मैंने क्या बोला था? फैकोलिथ क्या है? यही मैग्मा चैम्बर पे बने हुए हैं जो बाद में बैथोलिथ बन जाते हैं ठंडे होके। अगर इसी का बड़ा फॉर्म बोल दूं वही बैथोलिथ बन जाएगा, डोम का शेप ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड शिल्स एंड शीट। अब देखो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज देखने मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? शिल्स और शीट कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर थिकनेस। नेक्स्ट, थिनर सिल्स आर कॉल्ड शीट। जो पतली पतली से थिन जो सिल्स होती है उसी को हम शीट कह देते हैं। बाकी थिकर जो पार्ट होता है, थिकर हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा क्या? शीट। लेकिन अगर मैंने इसी को ज्यादा कर दिया और ज्यादा यहीं पे मैग्मा भर दिया अपना पूरा, तो ये हमारा क्या बन गया? सिल बन गया। क्या बन गया? सिल। और ये बना हमारा शीट, ठीक है। और डाइक्स जो होते हैं वो वर्टिकल डिपोजिशन होता है। क्या होता है वो? वर्टिकल डिपोजिशन, जिसके कारण फॉर्मेशन होता है हमारे डाइक्स का, ठीक है। वही है, लावा सॉलिडिफाई होता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन फीजर्स। लावा कहां सॉलिडिफाई होता है? ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, किसके थ्रू? क्रैक्स और फीजर्स के थ्रू, क्रिएटिंग डाइक्स विच आर इंट्रूसिव फॉर्म्स इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र। जो कि इंट्रूसिव फॉर्म कहां देखने मिलते हैं? वेस्टर्न महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, these structures are considered feeders for eruption leading to the development of Deccan trap। और इसी के कारण पूरा डेवलपमेंट हुआ, डाइक्स ही है पूरा जो डेवलप किया अपना पूरा क्या? डेक्कन ट्रैप। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया। तो ये कहां मिलते हैं आपको? वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था आपका इंट्रूसिव या आपके स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत हमने की थी भैया अर्थ को 3 पार्ट में मेजर डिवाइड किया था और इसको 6 लेयर्स में बांट दिया था, जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट को हमने अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर करके 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और इसको इसमें जो डिवीजन किया वो 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी ने किया था। पहला जो स्ट्रक्चर हमको देखने मिला, जो क्रस्ट देखने को मिला, उसमें हमने देखा वो मिलके किससे बना? तो सियाल से मिलके बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। जो दूसरा मिला हमारा सीमा से मिला, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। जो तीसरा मिला हमारा नीफे से मिला, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। इसके बाद हमने 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी होती है और किस किस एरिया को सेपरेट करती है। हमने इसके बाद लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ा कि ये दोनों है कहां पे। तो हमने क्या पढ़ा था? एस्थेनोस्फीयर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में या विस्कस फॉर्म में मिलता है, जो कि कहां मिलता है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में देखने को मिलता है। और इसी के आसपास आपको लिथोस्फीयर भी देखने को मिल जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। हमने एस्थेनोस्फीयर को जब देखा, उस पर हमने क्या देखा? ये एक ऐसा एरिया है जो सोर्स ऑफ मैग्मा भी है, यहां से ही हमारा मैग्मा का फॉर्मेशन होगा और मैग्मा बाहर निकल के लावा बनेगा। मतलब जो वॉल्केनो को कहते हैं ना मसाला है, ये कहां मिल के आया है? एस्थेनोस्फीयर से मिल के आया हमको, ठीक है। इसके बाद हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो रॉक्स क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, कैसे होते हैं? हमने 3 तरीके के रॉक पढ़ा, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक के बारे में देखा क्या होते हैं भैया, इसके बाद हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, और सेडिमेंट्री रॉक में हमने क्या पढ़ा था कि भैया इस 3 तरीके के प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। और फॉर्मेशन, सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में जो सर्टेन डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन होता है, इसके कारण इसका फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। उस पर हमने 3 तरीके की रॉक्स पढ़ी, ऑर्गेनिकली फॉर्म, मैकेनिकली फॉर्म और केमिकली फॉर्म। मैकेनिकली फॉर्म को याद किया LCSS से, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या था, लोएस, फिर सी से क्या था, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल और सैंडस्टोन। फिर हमने दूसरा पढ़ा ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और जिसमें हमने सीसी किससे पढ़ा, LG से। और लास्ट हमने पढ़ा था क्या, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इसके बाद हम चले गए कहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक पे, और उसमें देखा कि कई सारे ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब हमने इग्नियस रॉक के में टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किया और डिफरेंट मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस की, तो उसमें चेंज देखने को मिला, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेशन हुआ मेटामॉर्फिक रॉक का। हमने 4 से 5 तरीके के चेंज को भी पढ़ा था कि अगर मैं बेसाल्ट को चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, हॉर्नब्लेंड बनेगा, क्या बनेगा, हमने पढ़ा हुआ था क्लियर तरीके से। फिर इसके बाद हम अर्थक्वेक पे गए। अर्थक्वेक पे हमने शुरुआत की, भैया अर्थक्वेक होते क्या क्या है, कैसे अर्थक्वेक आता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। फिर इसके बाद हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, कौन सी एनर्जी रिलीज आती है, इलास्टिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने। इसके बाद हमने अर्थक्वेक में भी, इसके बाद हमने अर्थक्वेक के डिफरेंट वो पढ़े थे, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक की डिफरेंट वेव्स के बारे में पढ़ा था, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ा था, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कौन सी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इस सब के बारे में भी हमने पढ़ा। और इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा उसका नाम है वॉल्केनो। आई होप आपको अर्थक्वेक, वॉल्केनो, रॉक और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करोगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम फिजिकल ज्योग्राफी के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।